गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का एक नया टॉपिक। ये 11th का है, 11th के बेसिक मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम, मतलब कि लॉग। इसी लॉगरिथम को हम लोग शॉर्ट में लॉग पढ़ते हैं, LOG। ये शॉर्ट नेम है किसका? लॉगरिथम का। और ये जो लॉगरिथम है इसका हिंदी मीनिंग होता है लघु गणक। लघु गणक इसके नाम से क्लियर है, इसका हिंदी मीनिंग है लघु गणक। तो आज हम लोग एक बेसिक डिस्कशन करेंगे लॉगरिथम पे, जितना हम लोगों को 11th का फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात कि लॉगरिथम को शॉर्ट में क्या लिखा आपने? लॉग। अर्थात ये जो लॉग है वो ये एक फंक्शन है। लॉग एक फंक्शन है जिसमें हम लोग जिसको हम लोग किससे लिखा आपने? LOG, लॉग। इसका पूरा नाम क्या है? लॉगरिथम, मतलब लघु गणक। लॉग एक फंक्शन होता है जो किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी कर देता है। देखिए ना, इसका नाम है लघु गणक। जो गणक को क्या करे? कैलकुलेशन को क्या करे? लघु कर दे, मतलब शॉर्ट कर दे। तो ये जो आपका लॉगरिथम है वो ऐसा एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। अब ये कैसे करता है, ये बीच में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो खुद ब खुद हमको पता चल जाएगा कि ये जो लॉगरिथम है वो किस प्रकार से किसी भी कैलकुलेशन को छोटा करता है। ये एक प्रकार का फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो कैलकुलेशन को क्या करेगा? छोटा कर देता है। ओके, लॉगरिथम को डिनोट किससे करते हैं आप? लॉग से, LOG, लॉग से। ओके, मान लो कि आपके पास, देखेंगे आप, मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन इस तरीके से लिखा गया है, a के पावर x इक्वल टू b। मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो इस प्रकार से लिखा गया है, a टू दी पावर x इक्वल टू b। आपके पास एक फंक्शन है जिसको हमने लिखा a टू दी पावर x, मतलब ये एक बेसिक चैप्टर है और आपसे निवेदन है कि इस चैप्टर को आप बार बार स्टडी करके इसे आप अपने कंट्रोल में कर लें, क्योंकि इसका यूज जेन्युइनली हर जगह होता है। और दूसरी बात, जो बच्चे कंपटीशन देने वाले हैं वो याद रखें कि चाहे रेलवे हो, SSC हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनता है। कम से कम एक तो रहना ही रहना है। इसीलिए ये बहुत बेसिक चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टेड, आपसे तुरंत बन जाएगा सवाल अगर आपको इसका बेसिक्स आता है तो। क्या बोले? यदि आपके पास कोई फंक्शन है a के पावर x इक्वल टू b, तो अगर इस पावर को उतारना है तब जो आप एक नया फंक्शन क्रिएट होता है उसी फंक्शन का नाम है लॉग। अर्थात यदि हम लोग इस फंक्शन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक नया फंक्शन बनेगा। इसको हम लोग लिखते हैं log a या log b टू द बेस a। इसको ऐसे लिख देते हैं b के पावर x इक्वल टू a। ठीक है, इसके पीछे रीजन होगा, अभी देख लेंगे आप। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये बन जाएगा log a टू द बेस b। ये बन गया log a। तो अगर कहीं पे आपके पास फंक्शन है a बराबर b के पावर x, तब अगर ये फंक्शन सॉल्व होता है तो वो बन जाता है x इक्वल टू log a, नीचे में b। क्या पड़ गया? ये फंक्शन क्या बन गया? लॉग फंक्शन। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कैसे वो देखिए, इसको पढ़ते हैं log a टू द बेस b, टू द बेस b। क्या पढ़ा हम? इसीलिए यहाँ पे उल्टा किए कि a और b का मीनिंग है, a का और b का कुछ मीनिंग है, इसी कारण से हम a को यहाँ और b को यहाँ कर दिए। अब देखेंगे तो x इक्वल टू क्या बन गया? log a टू द बेस b। और ये जो x है इस पूरे log का कोई कुछ छोटा बड़ा एक वैल्यू है। ये जो आपका x है वो क्या है? इस टोटल का log a टू द बेस b। इसको क्या पढ़ते हैं? log a टू द बेस b। क्या पढ़ा इसको? log a टू द बेस b। और ये क्या है? ये x जो है इस टोटल का एक वैल्यू है। यहाँ पे आप एक बात समझिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंपटीशन में 100% बनता है, एकदम इस स्टार से। आप जरा ध्यान देंगे। आपने क्या देखा कि यदि 2 के पावर x बराबर 5 है तो इसको log में कैसे लिखेंगे? इसे log में लिखेंगे x बराबर log 5 टू द बेस 2। ठीक है, मतलब क्या है? ये 5 जो है वो log का यहाँ आ जाएगा और 2 जो है वो log का यहाँ आ जाएगा। ये जो हम यहाँ बोलते हैं, इस यहाँ का एक नाम है। नाम क्या है जरा समझिए। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? log a टू द बेस b पढ़ लिया आपने। यहाँ पर जो a है, यहाँ जो a है उस a का मतलब होता है आर्गुमेंट। क्या नाम है? a4 क्या होता है? आर्गुमेंट। a4 क्या होगा? आर्गुमेंट। और b का नाम होता है बेस। a का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट, और b का मतलब क्या होता है? बेस।
तो log a टू द बेस b, इसीलिए यहाँ पे हमने एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया ताकि a फॉर आर्गुमेंट बन जाए और b फॉर बेस बन जाए, हमको पढ़ने में आसानी हो। तो आपने क्या पढ़ा, log a टू द बेस b, a को क्या बोलते हैं आर्गुमेंट, b को क्या बोलेंगे बेस, पढ़ेंगे क्या log a टू द बेस b, कंप्लीट। a को आपने क्या बोला आर्गुमेंट, b को क्या बोला बेस, क्या पढ़ेंगे log a टू द बेस b, a आर्गुमेंट है, b क्या है बेस है। ओके, जैसे आप जरा सा एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे आप log 5 टू द बेस 7, आर्गुमेंट कितना है 5 है, बेस कितना है 7 है। जैसे आपके पास हो गया log 10 टू द बेस 9, आपके पास आर्गुमेंट 10 हो गया और बेस कितना हो गया 9, या log 10 टू द बेस 10, log आर्गुमेंट कितना है 10 है और बेस भी कितना है 10 है। तो इसमें ये आर्गुमेंट है, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है और ये बेस है, कंप्लीट। तो आपका फिजिक्स कहता है कि लॉग तभी डिफाइंड होता है, लॉग जो है वो तभी डिफाइंड होता है जब, लॉग डिफाइंड कैसे होता है, दूसरा स्टार है कि लॉग को डिफाइंड कैसे किया जाता है, लॉग डिफाइंड कब होता है, बोला लॉग डिफाइंड तब होगा या वैसा लॉगरिथम डिफाइंड होता है, वैसा लॉग परिभाषित होता है जिसका नंबर 1 आर्गुमेंट भी धनात्मक हो। ए मतलब क्या हो गया आर्गुमेंट, वह भी क्या हो धनात्मक हो। अगर आर्गुमेंट ऋणात्मक हो गया तो वैसा लॉग डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। दूसरा स्टार है बेस भी पॉजिटिव हो, बेस भी क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि बेस का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। कोई भी लॉगरिथम डिफाइंड कब होता है, कोई भी लॉग तब डिफाइंड होगा जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, उसका बेस पॉजिटिव हो और उसका बेस 1 के बराबर नहीं हो। कोई भी लॉग तब डिफाइंड होगा जब उसका आर्गुमेंट भी पॉजिटिव हो, बेस भी पॉजिटिव हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो। आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कि लॉग तब डिफाइंड होगा जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसका विपरीत कुछ हुआ तो वह लॉग परिभाषित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल log 7 बेस में 10, बोलिए ये लॉग डिफाइंड है कि डिफाइंड नहीं है, देखेंगे आप डिफाइंड कैसे होगा। आर्गुमेंट भी पॉजिटिव, आर्गुमेंट में 7 है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, एकदम सही है। 10 भी पॉजिटिव, 10 भी 0 से बड़ा है, एकदम सही है। और 10 बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस में 10 है, 1 नहीं है, इसका मतलब ये लॉग क्या होगा डिफाइंड होगा, ये जो लॉग है ये डिफाइंड होगा। दूसरा log -5 टू द बेस 10, बोलिए डिफाइंड कि अनडिफाइंड, तो क्या बोलेंगे आप अनडिफाइंड। किस आधार पर अनडिफाइंड, किस आधार पर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होने का आधार क्या है, इसका आधार है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट होना क्या चाहिए पॉजिटिव, लेकिन आर्गुमेंट क्या आ गया निगेटिव। दूसरा हो गया log 11 टू द बेस -5, बोलिए डिफाइंड क्या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्यों, बेस पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन यहाँ बेस क्या है निगेटिव है, इसीलिए यह लॉग डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो क्या होगा अनडिफाइंड। जैसे आपने बोला एक log 5 टू द बेस 1, बोलिए डिफाइंड कि अनडिफाइंड। आपने क्या बोला आर्गुमेंट पॉजिटिव है, बेस भी क्या है बेस 1 है, 1 तो पॉजिटिव है लेकिन बेस का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या होगा अनडिफाइंड। ये किस आधार पर अनडिफाइंड होगा, ये होगा बेस 1 नहीं होना चाहिए लेकिन इसका बेस 1 है, इसीलिए ये जो लॉग है ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि लॉग को पढ़ते कैसे हैं, उसका आर्गुमेंट कौन होता है, उसका बेस कौन होता है और वो डिफाइंड कैसे होता है, वो जो लॉग है वो डिफाइंड कैसे होता है, कंप्लीट। अब आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि लॉग का जो आर्गुमेंट होता है, लॉग का जो आर्गुमेंट होता है मतलब क्या है कि लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, लॉग का आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। समझिएगा लॉग का आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात, जैसे आपने बोला कि मान लेते हैं कि x बराबर या y बराबर log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, ऐसा एक फंक्शन लिख ली, समझिएगा अच्छे से, log a टू द बेस b ऐसा लिख दी। इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, ये a क्या होना चाहिए पॉजिटिव, b भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब है आप log में इनपुट, ये तो एक फंक्शन है, आप इनपुट यहीं देते हैं, आप इनपुट यहीं देते हैं और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू होगा वो होगा आउटपुट।
इसका मतलब है कि ये जो हमारा ए और बी है, ये ए और बी हमारा हो गया इनपुट, ये क्या हो गया इनपुट, और y जो है ये क्या हो गया आउटपुट। समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, ये क्या हो गया आउटपुट। इसका मतलब है कि इनपुट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए ना, आप लॉग में जो वैल्यू डालेंगे वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन लॉग को सॉल्व करने पर जो मान प्राप्त होता है आप ये मत समझिए वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं सर, यहाँ पे हम 2 स्टार लिखना चाहते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों, आर्गुमेंट और बेस दोनों कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहला स्टार। दूसरा स्टार है लेकिन लॉग का मान, जब आप लॉग को सॉल्व करेंगे तब जो आउटपुट आएगा, मान आएगा, का मान पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। समझिए, इस स्टार को समझिए, तीनों हो सकता है। हम क्या बोले लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन जब आप लॉग को सॉल्व करोगे तो उससे जो कुछ छोटा बड़ा कुछ वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। इस आधार पर हम लोग जरा सा लॉग का ग्राफ देखते हैं। इस आधार पर हम लोग जरा सा लॉग का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये क्या हो गया आपका x एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन। आप देखिए सर, x को बोलते हैं इनपुट, x को क्या बोलते हैं इनपुट, और y को बोलते हैं आप आउटपुट। ये जो y है ये क्या है, ये आपका आउटपुट है। तो हम लोग अभी क्या सीखे कि इनपुट जो है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब x पर जो इनपुट डालेंगे वो पॉजिटिव होगा, मतलब लॉग का जो ग्राफ होगा वो केवल पॉजिटिव x के डायरेक्शन में होगा, निगेटिव के तरफ नहीं होगा। आपने तो बोला है ऊपर इनपुट कहाँ डालते हैं, x पर डालते हैं। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा ऑरिजिन के राइट साइड में ग्राफ होगा, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं होगा। मेरा क्या कहना है, ये जो ग्राफ है वो केवल किधर होगा ऑरिजिन के राइट साइड में होगा, ऑरिजिन के लेफ्ट में नहीं होगा। लेकिन y का मान मतलब आउटपुट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इस आधार पर जब इस ग्राफ को स्टडी किया गया तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार से मिला। ये ग्राफ किसका है, लॉग का ग्राफ है, और ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू है 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब इस ग्राफ को जरा पढ़िए, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, यदि लॉग का आर्गुमेंट 0 1 के बीच में होगा तो लॉग का मान निगेटिव होगा। देखिए नीचे है, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 से बड़ा होगा तो लॉग का मान पॉजिटिव होगा। पकड़िए बात को आप। ये हम लोग अभी क्या डिस्कस किए, लॉग का ग्राफ। इस ग्राफ को देख करके हम 2-3 बात समझने वाले हैं कि लॉग का मान निगेटिव कब होगा। देखिए ना, निगेटिव इस बीच में है, इतना दूर में है निगेटिव। इसका मतलब यदि लॉग का जो आर्गुमेंट है, यही ना इनपुट है, तो यदि लॉग का आर्गुमेंट 0 1 के बीच में हो तो लॉग का वैल्यू निगेटिव होगा, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 हो तो लॉग का वैल्यू 0 होगा, यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 से अधिक हो तो लॉग का मान पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि लॉग का आर्गुमेंट जो है वो a का मान जो है 0 और 1 के अगर बीच में होगा तब लॉग कैसा होगा, निगेटिव होगा। तब लॉग कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब जरा ग्राफ को देख करके हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए ग्राफ को, क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा, यदि a का मान मतलब आर्गुमेंट का मान 1 होगा तब लॉग का मान 0 होगा, लॉग का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तीसरा स्टार, यदि आर्गुमेंट जो है वो 1 से बड़ा होगा तब लॉग का मान पॉजिटिव होगा, तब लॉग का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग क्या बोले कि यदि आर्गुमेंट 0 1 के बीच में हो, ग्राफ को पढ़िए आप, यदि आर्गुमेंट 0 1 के बीच में होगा तो लॉग निगेटिव, कि इतना दूर में ग्राफ किधर शिफ्ट किया है, नीचे में है। 1 पर ग्राफ 0 हो गया और 1 के बाद ग्राफ ऊपर चला गया। इसका मतलब है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ते हो तो लॉग का ग्राफ क्या है, ऊपर उठ रहा है कि नीचे गिर रहा है।
जैसे जैसे आप x पर आगे बढ़ते हो तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि लॉग का ग्राफ ऊपर उठ रहा है कि नीचे गिर रहा है। तो आपने देखा कि लगातार ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, और आपको पढ़ाए हैं जो ग्राफ रेगुलरली ऊपर उठता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग मोड। क्या बोलेंगे उसको? उसको आप क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग मोड। उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं इंक्रीजिंग मोड। इसका मतलब लॉग का ग्राफ कैसा होता है? तो लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। अगला स्टार आप जानेंगे लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन कैसा होगा? तो आपने क्या बोला? लॉग फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। लॉग फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। क्या बोला आपने? लॉग फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। अगला स्टार आपको जानना है लॉग का डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब होता है कि अगर कोई आपके पास ग्राफ है तो उस ग्राफ को का एक्स एक्सिस पर जो इमेज आता है, उस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर जो इमेज आता है उसको डोमेन कहते हैं, और वाई एक्सिस पर जो इमेज आता है उसको रेंज कहते हैं। क्या बोले हम? या इस ग्राफ को आप एक्स पर लाओ, अगर हम लोग इसको ऐसे खींच के एक्स पर लाएं, खींच के एक्स पे लाएं, खींच के एक्स पे लाएं, तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक दिखेगा? जीरो से आगे बहुत दूर तक, मतलब जीरो से इन्फिनिटी तक दिखेगा, जीरो के पीछे नहीं दिखेगा। तो एक्स पर ग्राफ जितना दूर तक होगा उसको बोलेंगे डोमेन, और वाई पे ग्राफ जितना दूर तक होगा उसको बोलेंगे रेंज। तो अगर हम इसी को खींच के वाई पे लाएं तो यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर हर जगह ग्राफ होगा। तो लॉग फंक्शन का डोमेन और रेंज, अभी हम लोग बात करेंगे लॉग का डोमेन और रेंज। तो लॉग का डोमेन देखिए, डोमेन मतलब एक्स पर कहाँ से कहाँ तक है। अगला स्टार है लॉग का डोमेन। बताइए एक्स पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? तो जीरो से इन्फिनिटी, तो ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन क्या हो गया? जीरो से इन्फिनिटी। और लॉग का रेंज कितना होगा? रेंज मतलब हो गया कि वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक है। वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक है? तो वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक है? नीचे से लेकर के ऊपर तक। नीचे कहाँ तक आप जा सकते हो? माइनस इन्फिनिटी। ऊपर कहाँ तक जा सकते हो? प्लस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये है इसका डोमेन लॉग का, और ये क्या है? लॉग का रेंज। तो हम लोग बात किए डोमेन के बारे में, हम लोग बात किए रेंज के बारे में, हम लोग बात किए ग्राफ के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, हम लोग बात किए कि कब लॉग डिफाइंड होगा, कब लॉग डिफाइंड नहीं होगा, वगैरह वगैरह के बारे में। तो ये था लॉग का बेसिक डिफिनेशन। अर्थात जैसे कभी कभी आपको रेलवे सब में ये एग्जाम एक बहुत स्पेशल है, पूछ देता है, जैसे 2 के पावर x बराबर 3, तो पूछेगा x बराबर कितना होगा? तो क्या बोले? x बराबर हो जाएगा log 3 बेस में 2। क्या हो गया? log 3 बेस में 2 क्या बन गया? log 3 बेस में 2। इसी को एक प्रकार का उल्टा पूछ देता है। जैसे दूसरा सवाल, एक दो को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और 5 के पावर x इक्वल टू 16, तो x का मान कितना होगा? x का मान कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा log 16 बेस में 5। इसको आप ध्यान दे करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके। एक दूसरे प्रकार का सवाल पूछता है इसमें, दूसरे प्रकार का सवाल। वो कैसा पूछता है जरा ये देखिए, दूसरे प्रकार का। इसमें हम लोग क्या किए थे अभी? इसमें क्या किए थे कि दूसरा सवाल ऐसे पूछेगा, यदि log x टू द बेस 3 बराबर 3, तब x का मान कितना होगा? x का मान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही जो भी लोग रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस ये सभी देना चाहते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा log x टू द बेस 3 इक्वल टू 3, तो बताइए x का मान कितना होगा? अगर ऐसा सवाल आ जाए, यदि ऐसा सवाल आ जाए, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि log a टू द बेस b बराबर x है तो a बराबर हो जाएगा b के पावर x। a बराबर क्या हो जाएगा? b के पावर x। यही ना a है, ये b है, ये कांस्टेंट है। तो क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? ये a बराबर होगा बेस के पावर में x, अर्थात ये बराबर हो जाएगा बेस के पावर में वैल्यू। तो यहाँ से जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या बनेगा? x बराबर बेस के पावर में वैल्यू। देखिए ना, ये बेस है और ये वैल्यू है, ये तो आर्गुमेंट है। ये बेस है, ये वैल्यू है, ये आर्गुमेंट। तो क्या होगा? बेस के पावर में वैल्यू आ जाएगा। तो बताइए बेस कितना है? बेस है 3, वैल्यू भी कितना है? 3, तो कितना हो गया आंसर? 27। ओके। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दिया, यदि log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू कितना होगा? क्या बताए? कैसा हो जाएगा? ये बेस है, ये वैल्यू है, ये आर्गुमेंट है।
ये आर्गुमेंट है, ये बेस है, ये वैल्यू है। तो क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो आर्गुमेंट बराबर हो जाएगा बेस के पावर में कौन हो जाएगा, वैल्यू। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, बेस है 2, वैल्यू है 5, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो शायद लगता है 32 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 कंप्लीट। तो ये इस प्रकार का जो एक मामूली सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप इसे अपने जहन में हमेशा याद रखें। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ लॉग का प्रॉपर्टी होता है। तो अगला जो हेडिंग होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अगला हेडिंग दीजिए सब लोग मिलके, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। कुछ लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जरा सा उस प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं कि लॉग में क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। दीजिए आप हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, जरा सा इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस भी करते चलेंगे और उसी पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी बनाते चलेंगे ताकि वो आपका 100% क्लियर होता चले। ओके, अब देखिए, तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला प्रॉपर्टी है, हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे और आप उसको लैंग्वेज में पहले पूरा लिखेंगे, तब आप इसको नोट करेंगे। लैंग्वेज में लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हमने कहा यदि लॉग के आर्गुमेंट में बहुत सारे फंक्शन गुना में हो, m गुना n गुना p, और इसका बेस है b। क्या बोले, यदि लॉग के आर्गुमेंट में बहुत सारे फंक्शन गुना में हो, यदि लॉग के आर्गुमेंट में 3 को फंक्शन है, m n p या m n हो सकता है, या m n o p q r ऐसा हो सकता है, और उसका बेस क्या है b। लॉग डिफाइंड है। आप लॉग डिफाइंड कैसे होता है बता चुके हैं। मान लो लॉग डिफाइंड है, लॉग डिफाइंड होगा तभी आप लॉग को आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ा पाओगे। ये लॉग डिफाइंड है m n p, तो आपने क्या बोला, ये लॉग है जो डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है, उसका बेस b है। तो बोला यदि लॉग के आर्गुमेंट में बहुत सारे फंक्शन गुना में हो, तब यदि आप लॉग को अलग अलग करते हैं तो वो तीनों जोड़ में चला जाता है। लॉग m टू द बेस b, लॉग n टू द बेस b, लॉग p टू द बेस b। क्या बोले, यदि लॉग के आर्गुमेंट में बहुत सारे फंक्शन आपस में गुना में हो, अगर आप उसको अलग अलग करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, जोड़ में बदल जाएगा। ठीक है, या इसका वाइस वर्सा भी सही है, उल्टा भी सही है। यदि सभी लॉग का बेस समान हो तो जब आप लॉग को कॉमन करेंगे तो सभी का आर्गुमेंट क्या होगा, आपस में प्रोडक्ट में आ जाएगा। सभी का जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पहला प्रॉपर्टी है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी है यदि लॉग के आर्गुमेंट में 2 फंक्शन भाग में हो। क्या बोले, यदि लॉग के आर्गुमेंट में 2 फंक्शन भाग में, 2 ही फंक्शन एक साथ में हो सकता है जी। तो लॉग में के आर्गुमेंट में यदि 2 फंक्शन भाग में हो, यदि आप लॉग को दोनों में लगाएंगे तो ये घटाओं में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बनेगा लॉग m टू द बेस b माइनस लॉग n टू द बेस b। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। क्या था, पहला प्रॉपर्टी आर्गुमेंट में गुना में हो तो जोड़ में बदल जाएगा, यदि आर्गुमेंट में भाग में हो तो वो क्या होगा, घटाव में परिवर्तित हो जाता है। तो गुना जोड़ में बदलता है और भाग जो है वो घटाव में परिवर्तित होता है, मतलब ये कैलकुलेशन को क्या करेगा, सस्ता कर देता है। कंप्लीट। अगला प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है यदि लॉग के, लैंग्वेज में लिखेंगे, लैंग्वेज मेरे जैसा नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखेंगे आप। तीसरा प्रॉपर्टी है यदि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है लॉग a टू द बेस b, a आर्गुमेंट है और b बेस है, तो कुछ कहता है यदि लॉग के आर्गुमेंट के पावर में कुछ हो, मान लेते हैं k है, यदि क्या बोले, यदि लॉग के आर्गुमेंट के पावर में, सर ये आर्गुमेंट है और ये आर्गुमेंट का पावर है। ओके, मैथ कहता है आपका कि यदि लॉग के आर्गुमेंट के पावर में कुछ हो तो सॉल्व करते समय वह पावर पीछे गुना में आ जाता है। तो इसको लिखते हैं लॉग a टू द बेस b। क्या बोले, यदि लॉग के आर्गुमेंट के पावर में कुछ हो तो सॉल्व करते समय वो पावर कहाँ आ जाएगा, पीछे आके लॉग के साथ गुना हो जाता है। मतलब लॉग फिर कैलकुलेशन सस्ता कर दिया। कैसे, देखिए पावर उतार दिया, पावर उतारना बहुत बड़ी बात है, पावर उतार देना बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेशन बहुत सस्ता हो जाता है।
इसीलिए हम लोग लॉग का मतलब समझते हैं जो वैसा फंक्शन जो कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर दे। चौथा प्रॉपर्टी कहता है यदि लॉग के, ये आर्गुमेंट है और ये बेस है, ए क्या है आर्गुमेंट, बी क्या है बेस, तो लॉग कहता है यदि बेस के पावर में कुछ हो, लॉग कह रहा है यदि बेस के आज किसके पावर में है, बेस के पावर में, तो लॉग कहता है यदि बेस के पावर में कुछ हो तो वह पीछे आकर के भाग में मतलब पलट के गुना हो जाता है। पीछे आकर के, इसमें ऊपर में क्या हुआ था, डायरेक्ट गुना हो गया था, लेकिन आर्गुमेंट के पावर में रहेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, बेस के पावर में रहेगा तो वो क्या होगा, पलट के गुना हो जाएगा। पीछे क्या होता है, पलट के गुना हो जाता है। ये सभी क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी है लॉग का, यदि लॉग के a के पावर में m और b के पावर में n हो। क्या बोले, यदि a के, अगर मतलब पांचवा में क्या है, आर्गुमेंट और बेस दोनों के पावर में है, कुछ नंबर जो हैं वो दोनों के पावर में है, मतलब आर्गुमेंट के पावर में भी है और बेस के पावर में भी है। तब बोला ये, अब देखिए क्या सिखाए थे, आर्गुमेंट का पावर सीधे पीछे आ जाएगा और बेस का पावर पलट के जाएगा, तो हम बोले कि ये m/n हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, m/n बन जाएगा, और ये बनेगा बगल में log a टू द बेस b, क्या बोले, log a टू द बेस b। तो ये कहमा था, पांचवा प्रॉपर्टी था किसका, लॉग का, कंप्लीट। छठा प्रॉपर्टी को आप देखेंगे लॉग का, लॉग का छठा प्रॉपर्टी है यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों समान हो। छठा प्रॉपर्टी है लॉग का, यदि लॉग का क्या बोले, आर्गुमेंट और बेस दोनों समान है। देखिए ना, आर्गुमेंट के जगह पर भी ए है और बेस के जगह पर भी ए है। अगर ये लॉग डिफाइंड है तब, लॉग डिफाइंड है तब, अगर ये लॉग, और डिफाइंड कैसे कैसे होता है आपको समझाए, बेस भी पॉजिटिव, आर्गुमेंट भी पॉजिटिव और बेस का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल किया तो वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, अन्यथा डिफाइंड नहीं होगा। यदि लॉग डिफाइंड है तब इसका मान 1 होता है। हम क्या पढ़े, यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट और बेस दोनों समान हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। सातवां, यदि कोई लॉग डिफाइंड हो और उसका आर्गुमेंट 1 हो, बेस में कुछ भी डिफाइंड वैल्यू हो, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2.5 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या, बेस डिफाइंड हो और आर्गुमेंट, सर आर्गुमेंट में 1 हो सकता है, बेस में 1 नहीं हो सकता, आर्गुमेंट में 1 हो सकता है। तो हमने क्या बोला, आर्गुमेंट में यदि 1 हो और ये लॉग यदि डिफाइंड है तो इसका मान 0 होता है। log 1 का मान कितना होगा, 0 होगा, चाहे बेस में 2 हो, बेस में 3 हो, बेस में 10 हो, बेस में 11 हो, बेस में 12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्गुमेंट में 1 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, कंप्लीट। आठवां प्रॉपर्टी कहता है कि यदि लॉग का बेस, सबसे पहली बात ये कि लॉग का बेस गिवन रहेगा, जैसे log 5 टू द बेस 7, तो बेस कितना, 7 गिवन है। जैसे log 7 टू द बेस 10 गिवन है। जैसे log 8 टू द बेस 20 क्या है, बेस गिवन है। लेकिन अगर ऐसा लिख दे log 5 सिर्फ आर्गुमेंट है, बेस नहीं है, आपको लिख दिया log 7, आपको लिख दिया log 9, ऐसा लिख दिया, मतलब क्या, सिर्फ आर्गुमेंट है, बेस नहीं है। तो आठवां प्रॉपर्टी कहता है यदि किसी लॉग का बेस क्लियर ना हो, यदि किसी लॉग का बेस क्लियर ना हो, क्या बोले, यदि किसी लॉग का बेस क्लियर ना हो, मतलब लॉग बेस गिवन ना हो तो उसका बेस 10 समझा जाता है। क्या बोले, यदि बेस क्लियर ना हो तो बेस क्या लें, बेस कितना लें, बेस 10 लें। बेस कितना लिया जाएगा, 10 लिया जाएगा। मतलब यदि किसी लॉग में बेस नहीं दिया हुआ है तो आप कितना लीजिएगा, 10 लेंगे। ओके, तो जैसे log 7 इसका मतलब वेल नॉन है, बेस में 10 होगा। log 9 वेल नॉन है, बेस में 10 होगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ, यदि किसी लॉग का बेस क्लियर ना हो तो बेस हम लोग क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। ओके, अगर 10 के बेस में आपने लॉग को पढ़ा तो वैसे लॉग को कहते हैं जनरल लॉग। क्या बोलते हैं उसको, जनरल लॉग। मतलब क्या, यदि लॉग का बेस जो है 10 है तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल लॉग, मतलब सामान्य लॉगरिथम है वो। लेकिन 9th प्रॉपर्टी कहता है यदि लॉग का बेस ई हो,
क्या बोल रहे, यदि लॉग का बेस क्या हो, ई हो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, यदि लॉग का बेस ई हो तो 9वां प्रॉपर्टी है, यदि लॉग का बेस ई हो और ई का मान कितना बोले थे 2.71 ई हो तो उसे ln कहा जाता है, तो उसे ln कहा जाता है। क्या कहते हैं, ln, और ln का पूरा नाम है नेपियर लॉग। क्या बोलते हैं, ln का पूरा नाम क्या है, नेपियर लॉग। ln का पूरा नाम क्या है, नेपियर लॉग। ln का पूरा नाम क्या हो गया, नेपियर लॉग। मेरा क्या कहना है कि नेपियर लॉग अर्थात यदि बेस 10 है तो वो जनरल लॉग है, लेकिन यदि बेस आपका ई है तो उसे क्या बोलते हैं, ln पढ़ा जाता है। मतलब क्या, जैसे आपको हमने कहा ln5 का मतलब log 5 टू द बेस ई, log 5 तो जैसे आपने बोला ln10 का मतलब log 10 टू द बेस ई, ऐसे आप समझेंगे, ठीक है। तो ln का मतलब क्या हो गया, नेपियर लॉग। लेकिन हम लोग जो भी लॉग पढ़ते हैं वो सभी के सभी लॉग कैसा होता है, जनरल लॉग होता है, जिसका बेस कितना होता है 10। तो ये उसका क्या था, 9वां प्रॉपर्टी था कि यदि लॉग का बेस ई हो तो उसे आप क्या पढ़ते हैं, ln पढ़ा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी कहता है कि आप अगर चाहें तो लॉग के बेस को चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो लॉग के आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 10वां जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरचेंज फॉर्मूला। 10वां जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरचेंज फॉर्मूला। 10वां प्रॉपर्टी क्या हो गया, इंटरचेंज फॉर्मूला। देखिए ये इंटरचेंज फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि आपके पास है log a टू द बेस b। इंटरचेंज का मतलब जैसे कि हम और आप दो चेयर पे बैठे हुए, तो इंटरचेंज का मतलब आप मेरे चेयर पे आ जाएं और हम आपके चेयर पे चले जाएं, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। उसी प्रकार यहाँ पे log a आर्गुमेंट a है और बेस b है, तो अगर इंटरचेंज होने का मतलब है आर्गुमेंट आ जाएगा बेस के स्थान पर और बेस चला जाएगा आर्गुमेंट के स्थान पर, तो इसको लिखा जाता है 1/, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के साथ पलट गया तो log b क्या होगा, पलट जाता है। तो ये होता है log b टू द बेस a, मतलब जो बेस था वो आर्गुमेंट बन गया, जो आर्गुमेंट था वो बेस बन गया। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, इंटरचेंज फॉर्मूला। 11वां बोला जाता है बेस चेंज फॉर्मूला। 11वां होता है बेस चेंज फॉर्मूला। 11वां कौन हो गया, 11वां हो गया आपका बेस चेंज फॉर्मूला। अब देखेंगे आप ये बेस चेंज फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे मान लो आपके पास log a है टू द बेस b है। मान लीजिए कभी आप, अभी आपका बेस क्या है, अभी आपका बेस b है। मान लीजिए कभी आपको आवश्यकता पड़ गया बेस c बनाने का, कभी आपको आवश्यकता पड़ गया बेस c बनाने का, बेस को चेंज करने का, तो आप कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बट्टा का साइन ले लिए। सबसे पहले आपको क्या करनी है, बट्टा का साइन ले लिए। आप देखेंगे ऊपर में log लिख देंगे, नीचे में भी आपने log लिख दिया, ठीक है। ऊपर में आर्गुमेंट a और नीचे में आर्गुमेंट b। देखिए जो पहले बेस था वो अब नीचे वाले log का आर्गुमेंट बन गया, ठीक है। आपको बेस क्या लगाना है, c, अब आप दोनों में बेस c लगा दीजिए। इस फॉर्मूला का क्या नाम है, इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। अर्थात आर्गुमेंट है और ये बेस है, तो आप क्या करेंगे, बट्टा का साइन ले लिए, ऊपर में आर्गुमेंट के साथ लॉग लगा दिए, नीचे में बेस के साथ लॉग लगा दिए, और जिस बेस में चेंज करना हो वह बेस दोनों में आप क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो इस फॉर्मूला का क्या नाम है, इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। ये जो आपके सामने फॉर्मूला है इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। कंप्लीट, इसका नाम क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। 12वां प्रॉपर्टी, 12वां प्रॉपर्टी कहता है, 12वां प्रॉपर्टी कहता है, 12वां प्रॉपर्टी कहता है कि मान लो 12वां प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ये दो टर्म समझना है। एक टर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक टर्म है मेंटिसा। ये क्या होता है जरा समझिए। जैसे मान लो आपके पास है log 5 या आपके पास है log 3 दे दिया, इसका आंसर होता है 0.303, ऐसा मान लेते हैं। या आपके पास दे दिया
log 12 का वैल्यू 1.314 ऐसा दे दिया, ठीक। या फिर आपके पास दे दिया log 20 का वैल्यू, log 20 का वैल्यू हो गया आपके पास मान लेते हैं 1.899 ऐसा आपके पास आ गया। ये एक एवरेज वैल्यू अपने मन से हम लिख दिए हैं। log 3 का वैल्यू इतना हो गया, मान लो 12 का वैल्यू ये है, 20 का वैल्यू ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैंटिसा क्या है जरा समझिए। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि log का जो वैल्यू आया है, log का जो वैल्यू आया है, log का जो वैल्यू आया है उसमें क्या है, एक बीच में डेसिमल है, एक कुछ डिजिट है जो डेसिमल के पहले है और कुछ डिजिट है जो डेसिमल के बाद है। तो जो डिजिट डेसिमल के पहले होता है इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो डिजिट डेसिमल के बाद होता है इसी को बोलते हैं मैंटिसा। समझ में आया? आया, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 0, मैंटिसा 0.303। इसका कितना हो गया 1 और मैंटिसा कितना हो गया 314 और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1, मैंटिसा कितना हो गया 899। तो ये टर्म था कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि लॉग के वैल्यू को लॉग टेबल में कैसे देखते हैं। आपको ये सीखना है कि लॉग के वैल्यू को लॉग टेबल में कैसे देखा जाता है। तो लॉग टेबल में लॉग के वैल्यू को देखने के लिए समझिएगा आप अच्छे से। लॉग टेबल में लॉग के वैल्यू को देखने के लिए तो आप लॉग टेबल में लॉग का वैल्यू कैसे देखेंगे जरा इसको समझिए। 13वां प्रॉपर्टी है हाउ टू स्टडी लॉग टेबल। हाउ टू स्टडी लॉग टेबल। हाउ टू, लॉग टेबल को आप कैसे पढ़ोगे, कैसे उसका स्टडी करोगे जरा सा देखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, समझिएगा यहाँ पे कुछ हम मदद करेंगे। इसको आप कहीं पे अगर आपको लॉग टेबल मिलेगा तो एक बार आप उसको निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 वैल्यू को, फिर आपको हो जाएगा। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि कोई भी अगर आप कंपटीशन देते हैं तो आपको लॉग टेबल, आप यहाँ से लॉग का मान निकालेंगे, वो क्या करेगा सवाल में आपको लॉग का वैल्यू दे देता है बगल में। सब जैसे log 2 का वैल्यू दे देगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा log 3 का वैल्यू दे देगा, अगर log 12 का वैल्यू जो ज़रूरत पड़ेगा वो दिया रहता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं। सबसे पहला जानिए कि लॉग टेबल के द्वारा आप सिर्फ और सिर्फ केवल 4 डिजिट तक, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट तक के वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। 4 डिजिट तक log 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 100 का निकाल सकते हैं, 1000 का निकाल सकते हैं, लेकिन आप 10,000 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या बोले? लॉग टेबल के द्वारा केवल हम लोग 4 डिजिट तक के वैल्यू को ही निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे जरा इसको देखिए। मान लीजिए कि आपके पास पहला क्वेश्चन है log 1 2 3 4, एक वैल्यू दे दी, ठीक है, दे दिए। आप क्या करिए, कैसे मान निकालिए जरा वो देखिए। सबसे पहले क्या करिए, आप इसमें कितने डिजिट है उसको गिन लीजिए। गिनिए कितना डिजिट है उसको गिन लीजिए। गिन लिया, कितना हो गया 4, उसमें से 1 घटा लीजिए, कितना हो गया 3। आप तुरंत क्या करेंगे 3 दे करके डेसिमल डाल देंगे। डाल दिए। अब क्या करेंगे आप 3 दे करके डेसिमल डाल दिए। चलिए अब कहाँ चलना है? अब चलना है लॉग टेबल में। लॉग टेबल जो होता है उसका 3 भाग होता है। लॉग टेबल का 3 भाग कौन कौन? उसमें जो कॉलम बना रहेगा इस प्रकार का, यहाँ पे 1 2 3 4 10 20 21 22 ऐसे करके दिया रहता है। इसको बोलते हैं मेन कॉलम। क्या बोलते हैं? मेन कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? मेन कॉलम। उसके बाद यहाँ बगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा दिया हुआ रहेगा। ऐसा दे दिया। इसके नीचे में कुछ कुछ वैल्यू लिखा रहेगा। इसके नीचे में कुछ कुछ वैल्यू, इसके नीचे में कुछ कुछ वैल्यू लिखा, इसके नीचे में कुछ ऐसे वैल्यू आपको दिया रहेगा। ऐसे वैल्यू लिखा रहेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। उसी डिफरेंस को हम लोग लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिर यहाँ बगल में, यहाँ भी बगल में, यहाँ भी ऐसे लिखा रहेगा। और ये जो तीसरा भाग है इसका नाम है मीन डिफरेंस। इसका क्या नाम है? मीन डिफरेंस। लॉग में जो लॉग का जो पेज होता है, लॉग का जो वैल्यू होता है उसमें 3 भाग होता है।
सबसे पहले मेन कॉलम, उसके बाद कॉमन डिफरेंस वाला भाग, उसके बाद मीन डिफरेंस वाला भाग। सबसे पहले कितने डिजिट हैं उसको गिन लीजिए, उसमें से एक घटा के यहाँ डेसिमल डाल दीजिए, कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे अब इसका मान चलिए, आपके पास क्या है 1 2 3 4। देखेंगे पहला 2 डिजिट को मेन कॉलम में ढूंढिए, ठीक है, तीसरे डिजिट को कॉमन डिफरेंस में ढूंढिए और चौथे डिजिट को जो है आप मीन डिफरेंस में ढूंढिए। क्या बोलेंगे मेन कॉलम, तो कहाँ जाएंगे मेन कॉलम में 12, 10 के बाद होगा यहाँ पे मान लेते हैं 12 है, 12 ठीक है, 12 12। अब कहाँ 3, अब यहाँ 3 के नीचे में आएंगे, यहाँ ये एक वैल्यू मिल गया। उसके बाद जाइए आप 4, यहाँ कॉमन डिफरेंस, यहाँ 4 के नीचे इसी लाइन में आप 4 के नीचे में आइए, कुछ वैल्यू मिल गया, इसको जोड़ दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए यही है आंसर। नहीं समझे होंगे, नहीं समझे मत समझिए, इसमें क्या। सबसे पहली बात क्या करना है, जो लॉग में दिया रहेगा डिजिट गिन लीजिए, गिन लिए, उसमें से एक कम करके यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए। अब चलिए और डेसिमल डाल दिए, अब चलेंगे, अब 2 डिजिट को मेन कॉलम में खोजेंगे, तीसरे को कॉमन डिफरेंस में ढूंढेंगे और चौथे को मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। इस दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, डेसिमल के बाद लिख देंगे, यही है आपका आंसर। आ रहा है समझ में। तो आपने क्या देखा इस तरीके से कि इस तरीके से आप किसी भी लॉग का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इसी में जरा कुछ चीज़ को आप और समझ लो, और ये समझ लेना है आपको। मान लीजिए आपको हम डेसिमल में लाके फंसा दिए 1 2 3.4, तो हम जो डिजिट गिनते हैं वो डिजिट गिने बिना डेसिमल वाला, तो इसमें बिना डेसिमल वाला कै गो है 1 2 3 गो है, बिना डेसिमल वाला कै गो है 1 2 3 गो है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, चौथा नहीं गिनेंगे, डेसिमल के बाद वाले को गिना नहीं जाता है, तो ये कितना हो गया 3, 3 में से एक घटा के लिख दीजिए 2 दशमलव। अब 12 का 3 4 में चल जाइए, ऐसे वैल्यू निकाल के जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको दे दिए लॉग 12.34, बोलिए कैसे कितना कै गो जोड़िएगा, इसमें मात्र आप 2 गो जोड़िएगा, 2 में से एक चला गया 1 दशमलव, फिर 12 का 3 4 में देख लेंगे जोड़ के यहाँ लिख देंगे आंसर। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप लॉग टेबल का स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को लॉक करेंगे। ओके, तो कुछ सवाल अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। पहला सवाल है, मान लेते हैं पहला सवाल दे दिया लॉग 125 टू द बेस 5 का वैल्यू कितना होगा। पहला क्वेश्चन है लॉग 125 टू द बेस 5 का वैल्यू कितना होगा। तो आपके सामने सवाल है, सबसे पहले क्या करेंगे आप 125 का गुणनखंड कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 के पावर 3। अब बेस में कितना हो गया 5। आपने क्या पढ़ा, ये पावर कहाँ चला जाएगा पीछे, तो ये 3 पीछे आ गया, ये क्या बन गया log 5 टू द बेस 5। यदि आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो उसका मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट। यदि दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए log x टू द बेस 2 इक्वल टू 4, देन फाइंड x, तो बताइए x का मान कितना होगा। कैसे बताए थे ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 के पावर 4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 16। यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि यदि इफ log 2 इक्वल टू 0.303, देन फाइंड log 5। log 5 का वैल्यू कितना होगा, क्या पूछा है। log 2 का वैल्यू दे दिया, किसका वैल्यू पूछा, log 5 का वैल्यू पूछा। देखेंगे आप, क्या आप log 5 को लिख सकते हैं log 10/2। बेस में कुछ नहीं है तो 10 होगा, ठीक है। यहाँ भी बेस कुछ नहीं है तो 10 रहेगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, भाग में 5 को, ये किसको लिखे हैं आप 5 को नहीं लिख सकते आप 10/2। आपको बताए थे यदि आर्गुमेंट में भाग में हो तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा घटों में। ये बन जाएगा log 10 बेस में 10 माइनस log 2 बेस में 10। log 10 बेस में 10 का मान कितना समझाए थे 1, माइनस ये कितना हो गया log 2 का वैल्यू 0.303। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर हो जाएगा 3 चला गया 7, यहाँ पे 9, और फिर 9 में से 3 से 6, 0.697, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए
फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला सवाल है आपके पास, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log a to the base b, log b to the base c, log c to the base a। इसका वैल्यू कितना होगा? log a to the base b, log b to the base c, log c to the base a। अगर ऐसा सवाल हो तो आप क्या करेंगे, सबके बेस को बेस चेंज के द्वारा सबको अलग अलग कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं log a अब बट्टा log b गुना log b अब बट्टा log c गुना log c अब बट्टा log a। b के साथ b कैंसिल, c के साथ c कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, कितना हो गया आंसर? 1। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट। आपसे यदि सवाल दे दे कि log x स्क्वायर माइनस 4 या x स्क्वायर माइनस 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ऐसा एक सवाल दे दिया, log x स्क्वायर माइनस 8 टू द बेस 2 बराबर 3, देन फाइंड x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमने क्या कहा था कि अगर हम लोग इस आर्गुमेंट का वैल्यू लिखे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 के पावर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। क्या सही है? तो इस प्रकार का सवाल भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपके पास दूसरा सवाल ऐसा दे दे, अगर सवाल दे दिया इस प्रकार का कि log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस में 10 इक्वल टू हो गया log 10,000 टू द बेस 10, ऐसा दे दिया। पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सवाल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या पूछा? आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ भी log 10 है और यहाँ भी log 10 है। आप क्या करनी है, log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 टू द बेस 10 इक्वल टू हो गया log 1000 टू द बेस 10। ओके, तो सबसे पहली बात कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो आप log को कैंसिल कर सकते हो, मतलब इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 1000। तो x स्क्वायर माइनस 3x, 2 इधर माइनस में आ जाएगा, कितना हो गया, माइनस 998 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप लोगों को लॉग का ये जो एक बेसिक चैप्टर्स था ये समझ में आया होगा, और आप सभी के सभी लोग एक बार इसको किसी भी बुक से 10-20 सवाल आप ले करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये आपके मुट्ठी में आ जाए। थैंक यू सो मच।